हेलो। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते बेटे। क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, आप बताओ, आप कैसे हो? बस बिल्कुल बढ़िया। पिछला लेक्चर रिवाइज कर लिया अच्छे से? हाँ जी। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। हाँ जी। कुछ पूछना है? हाँ, एक ये जो आपने कल एक्सप्रेशन करवाया था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हम्म। इनटू m, तो ये आपने यूनिट्स एंड डायमेंशंस का लेकर करवाया था मतलब? नहीं, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2as तो अपने को पता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हाँ मोशन जी। होता है। नहीं तो हम उसके नहीं, अगर हमने किसी को मल्टीप्लाई करना हो तो हम उसके साथ डिवाइड करते हैं ना? तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया ना, इक्वल टू के लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई किया, राइट में भी किया। अच्छा, ठीक है। एम वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2 m ना, पूरी इक्वेशन है ना, दोनों तरफ भी तो मल्टीप्लाई किया। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। तो लास्ट क्लास में हमने एक बेसिक एक्सप्रेशन देखा वर्क एनर्जी थ्योरम का, जिसमें हमने बात की कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, तो सारी फोर्सेस का वर्क डन लिख लो। मान लो एक ऑब्जेक्ट पे n फोर्सेस लग रही हैं, इन सारी फोर्सेस का वर्क डन लिख लो, और ये उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और वर्क डन को मैंने बताया F.S, है ना, हाँ जी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। एक, तो वर्क डन F.S है, इसका मतलब है ये F.S cos थीटा है ना। हाँ जी। F.S cos थीटा का मतलब, मान लो ये F वेक्टर है और हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये एंगल थीटा है। तो वर्क डन इज F.S cos थीटा। F.S cos थीटा को हम ऐसे कह सकते हैं कि F का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ले लिया F cos थीटा, और इसको S से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। हाँ जी। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स along with- इन दी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, हाँ जी। इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। हाँ जी। या फिर आप S का कंपोनेंट बना सकते थे F की डायरेक्शन में। S का कंपोनेंट बन जाएगा S cos थीटा, हाँ जी। तो हमारी फोर्स है F, और हमारी फोर्स का कंपोनेंट ले लो चाहे डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप S वेक्टर के दो कंपोनेंट बना सकते थे, एक S cos थीटा और एक S sin थीटा, है ना। और इसको F इंटू S cos थीटा को F इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिख सकते हैं। ठीक, हाँ जी। क्लियर है? हाँ जी। इसके अलावा ये जो फॉर्मूला है F.S, ये सीधा सीधा तब लगेगा अगर फोर्स कांस्टेंट रहती है। अगर फोर्स वेरिएबल हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी का मतलब कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे जाता जा रहा है, फोर्स अलग अलग लगती जा रही है, उस केस में अपने को एक छोटी सी डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट लेनी पड़ेगी ds, हाँ जी। और उस पे वर्क लिख के उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। है ना। तो अगर हाँ जी। फोर्स वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक। हाँ जी। अब फोर्स वेरिएबल है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल भी वेरी कर रहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं, एक मैं नोट कर लूँ। हाँ जी, करिए। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक इंक्लाइंड सरफेस है, हाँ जी। इंक्लिनेशन थीटा, फ्रिक्शनलेस, ठीक है। ये हाइट एच है। एक ब्लॉक को यहां से छोड़ दिया स्लाइड करके नीचे आने के लिए। ब्लॉक का मास है m और इसको यहां से छोड़ दिया मैंने रेस से। ये यहां से स्लाइड करता हुआ नीचे आता है और यहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ स्पीड एक्वायर कर ली होगी इसने, राइट। हाँ जी। इसका एफबीडी बनाओ, सारी फोर्सेज आइडेंटिफाई करो, और उसके बाद हर एक फोर्स द्वारा इस पे लगने वाला, इस पे होने वाला वर्क कैलकुलेट करो। जितनी देर में ये टॉप पॉइंट ए से बॉटम पॉइंट बी पे आता है, उतनी देर में हर एक फोर्स ने कितना वर्क किया। इवेल्युएट द वर्क डन बाय ईच फोर्स एज इट स्लाइड्स डाउन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, हाँ जी। कर सॉल्व। आ रहा हूं मैं 2 मिनट में। हाँ जी, तो हमने इसका एफपीटी बनाया। तो एक तो उसके ऊपर फोर्सेस दिखाई। एक तो mg cos थीटा लग रही होगी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। किसके परपेंडिकुलर? मतलब ब्लॉक mg cos थीटा लग रही होगी नीचे की तरफ। नीचे किधर होता है? मतलब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है। और इसी की डायरेक्शन में मतलब ऊपर लग रही होगी नॉर्मल। हम्म
और एक डाउनवर्ड इंक्लाइन लग रही होगी mg sin थीटा। बस यही फोर्सेस लग रही होंगी इसके ऊपर। ठीक है। अभी वर्क डन बाय नॉर्मल तो 0 होगा क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि उस साइड में तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही ऊपरली साइड में। चलो और mg cos थीटा का भी वर्क डन 0 होगा। बिल्कुल ठीक है। और mg sin थीटा का वर्क डन होगा mg sin थीटा इंटू h। mg sin sin थीटा थीटा इंटू h इंटू एच। डिस्प्लेसमेंट। इसकी डिस्प्लेसमेंट h है क्या? हाँ जी। जब ये A से B पर पहुंचा तो ये डिस्प्लेसमेंट है ना इसकी, हाँ जी। ये डिस्प्लेसमेंट है ना, हाँ जी। तो ये लेनी चाहिए हाँ जी। इंटू एस, यानी ए बी लेंथ है ना। हाँ जी। ए बी दे नहीं रखी तो कैलकुलेट कर लेगी ए बी डायग्राम से। ए बी हाँ जी थीटा दिया हुआ है ना, हम्म तो साइन थीटा से कैलकुलेट हो जाएगा। हम्म। तो ऐसा आ गया हमारा h sin थीटा, कैसे? नहीं h अपॉन साइन थीटा। तो ये बन गया हमारा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा इंटू इंटू साइन इंटू h अपॉन साइन थीटा साइन थीटा। तो वर्क डन कितना आ गया? mgh। तो वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा की वैल्यू एम जी एच आ गई, राइट। हाँ जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, यूज वर्क एनर्जी थ्योरम टू ऑब्टेन द स्पीड एट द पॉइंट बी। रूट टू जी एच, कैसे? अंडर रूट टू जी एच। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, एम जी साइन थीटा का वर्क डन, एम जी कॉस थीटा का वर्क डन और नॉर्मल का वर्क डन, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। और हाँ चेंज जी। काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, है ना। हाँ जी। ये जीरो बाई ये जीरो और ये वैल्यू एम जी एच है। तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी आ जाएगा रूट टू जी एच। ठीक, हाँ जी। ठीक है। ठीक ही है। हम्म, ठीक ही है। ऐसे ही किया, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ ऐसे ही है। हाँ ठीक। अब यहाँ पे इस पे एक्चुअली तीन फोर्सेस दिखाई हमने, बट एक्चुअली दो ही फोर्सेस लग रही हैं, एक नॉर्मल लग रहा है और एक एमजी लग रहा है। हाँ जी। तो एमजी के दो कंपोनेंट है, एमजी कॉस थीटा और एमजी साइन थीटा, तो है ना। हाँ जी। जरा ध्यान से समझते हैं, जब ये हमारा ऑब्जेक्ट ए से बी गया, एन और डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा परपेंडिकुलर है। हाँ जी। वर्क डन बाय एन तो जीरो आना ही था। हाँ जी। वर्क डन बाय एमजी निकालने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये था कि mg के कंपोनेंट्स बना लिए, mg cos थीटा mg sin थीटा, और mg cos थीटा जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो mg cos थीटा की वजह से वर्क डन जीरो हो गया। mg sin थीटा डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, तो mg sin थीटा इंटू एस हो गया। हाँ जी। और उससे आंसर आ गया mgh, है ना। हाँ जी। एक दूसरा तरीका हो सकता था, आप mg और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लिख लें सीधे। हाँ जी। तो mg नीचे की तरफ है हाँ जी। और डिस्प्लेसमेंट ए बी के लॉन्ग है। अगर ये एंगल थीटा है तो एम जी और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है? 90 माइनस। तो इसको एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट एस इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा भी लिख सकते थे, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। हाँ जी। तो यहाँ से भी ये एम जी साइन थीटा इंटू एस आ जाता, हाँ जी। और एस को एच बाय साइन थीटा लिखते तो एम जी एच आ जाता। हाँ जी। तो ये एक और तरीका हो गया एम जी का वर्क निकालने का।
हाँ जी। समझ में आ रहा? हाँ जी। इससे भी बेहतर तरीका, यहाँ पे ध्यान से देखना, mg नीचे लग रहा है हाँ जी। और ये हमारा ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया। हाँ जी। जब ए से बी पर गया तो जो भी उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, उसका फोर्स के अलोंग कितना कंपोनेंट है। तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट एस है, उसका हाँ जी। वर्टिकल कंपोनेंट तो एच है ना, हाँ जी। और mg भी वर्टिकल लग रही है। हाँ जी। तो जैसा कि मैंने अभी ऊपर समझाया था, डॉट प्रोडक्ट का मतलब है या तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग कंपोनेंट ले लो, या जी। डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के लॉन्ग कंपोनेंट ले लो। तो हाँ जी। डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के लॉन्ग कंपोनेंट कितना है, एच। एच। तो मैं यहाँ से सीधा भी कह सकता था कि वर्क डन की वैल्यू mgh के बराबर। कैसे? mg फोर्स है और h क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो mg क्योंकि एक कांस्टेंट फोर्स है तो इंटीग्रेट तो करना नहीं है, हाँ जी। क्योंकि mg एक कांस्टेंट फोर्स है तो इंटीग्रेट तो करना नहीं है। तो जब इंटीग्रेट नहीं करना है तो mg का वर्क निकालने के लिए आपने केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखनी है। क्लियर? ठीक है। हाँ जी। नोट कर लिया यहाँ तक? 1 मिनट बस कर रही हूँ। हाँ जी, कर लिया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ बताना चाहूंगा। जब कोई फोर्स कांस्टेंट होती है तो वर्क डन एफ डॉट एस होता है। एस क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, है ना। हाँ जी। तो क्या डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करती है? नहीं। मतलब अगर मैं यहां से ए से बी जा रहा हूं और ए की हाइट बी के मुकाबले में एच ज्यादा है, हाँ एक जी। ऑब्जेक्ट को मैं एक ऑब्जेक्ट को ए से बी लेके जाता हूं हाँ सीधा, जी। और mg का वर्क निकालता हूं एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन बाय mg, केवल mg के वर्क की बात हो रही है, तो ये mgh आने वाला। हाँ जी। अगर मैं इसको ए से बी पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे लेके जाता तो क्या सेम आता वर्क? हाँ जी। क्यों? क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, उसके क्योंकि पाथ पे नहीं mg डिपेंड करती। कांस्टेंट है, क्योंकि mg कांस्टेंट है, इसलिए वर्क डन केवल mg और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होगा, और डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, है ना। हाँ जी। तो इसको मैं ऐसे पाथ पे ले आता तो भी यही आंसर आता वर्क डन बाय mg का, हाँ जी। है ना। हाँ
हाँ जी। तो इस चीज की एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है कि आपके पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, आपके पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, और इस इंक्लाइंड सरफेस का ये जो स्ट्रेट सरफेस है ये स्ट्रेट है, और इसकी हाइट h है टॉप पॉइंट की बॉटम के मुकाबले में, और इसके ऊपर से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से छोड़ दिया, तो जब ये नीचे पहुंचता है तो ये √2 g स्पीड एक्वायर कर लेता है। हाँ जी। कैसे निकाला मैंने? वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय mg, यही दो फोर्सेस लग रही होंगी इस पे, हाँ जी। और ये इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। हाँ जी। काइनेटिक एनर्जी को मैंने हाफ mv² माइनस 0 लिख लिया। अब हाँ नॉर्मल जी। का वर्क तो 0 आएगा, हाँ जी। और mg का वर्क mgh आएगा। हाँ जी। यही की थी ना कैलकुलेशन हमने। हाँ जी, एक ही थी। अब मैं यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि ये स्ट्रेट सरफेस होने की बजाय ऐसा कर्व्ड सरफेस होता, और ये हाइट h होती, और अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज करता और ये यहाँ से स्लाइड करता हुआ ऐसे पहुंचता, तो क्या अब भी आप कह सकते हो कि इसकी स्पीड √2 g आएगी? अगर आप वर्क डन बाय ग्रेविटी देख रहे हो तो आएगी। नहीं, तो ये अगर ये स्मूथ है तो दो ही फोर्सेस लग रही होंगी इस पे, इसके मोशन mg। के दौरान। हाँ जी, तब भी √2 g ही आएगी। एक नॉर्मल लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा। हाँ जी। नॉर्मल तो नॉर्मल ही है ऑब्वियसली सरफेस के, तो नॉर्मल का वर्क अब भी 0 आएगा, हाँ जी। mg का वर्क अब भी mgh ही आएगा। हाँ जी। वर्क एनर्जी थ्योरम से अब भी mgh इज इक्वल टू हाफ mv² आएगा, तो हाँ v जी। भी √2 g आएगा। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। टाइम अलग अलग होंगे दोनों केसेस में, लेकिन हाँ नीचे जी। पहुंचने पर स्पीड सेम होगी। ठीक है, हाँ जी। नोट कर ले। हाँ जी, कर लिया। ठीक है, अब वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स के कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं। जो फोर्स की वेरिएशन है वो आपको दो अलग अलग तरीके से दी हो सकती है। एक हो सकता है फोर्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ वेरी कर रही हो, और एक हो सकता है टाइम के साथ वेरी कर रही हो। इसमें फोर्स आपकी पोजीशन का फंक्शन है, तो एग्जांपल ले लेता हूं मैं एक।
तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का जनरल फॉर्मूला तो चलो मालूम ही है अपने को, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट ds होता है ना। हाँ जी। तो पोजीशन के साथ वेरी कर रही है, इसके अलग अलग लेवल के एग्जांपल हो सकते हैं। तो एक सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट that moves along x-axis such that the force acting on it depends on its position as F is equal to 3x minus 5। ठीक है, या हाँ जी। F is equal to ले लेते हैं 5 minus 3x। ठीक है, an object moves along x-axis thus that the force acting on it depends on its position as F is equal to 5 minus 3x। The object is released at rest at origin। ठीक है, mass of the object is suppose 2 kg। अलग अलग चीजें पूछी जा सकती हैं इसमें कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेट the work done by the force as object moves from x is equal to 0 to x is equal to x। ठीक है, हाँ दो जी। कैलकुलेट the initial acceleration। तीसरा, कैलकुलेट the speed attained by the object as it reaches the point x is equal to x। ये x, 0 पे जब वो पहुंचेगा। ठीक है, हाँ जी।
हाँ जी, सर सेकंड पार्ट तक हो गया। पहले का तो फर्स्ट पार्ट का तो आया 5x माइनस 3x² 2 तो 5x माइनस 3x थ्री स्क्वायर बाय एक्स टू, तो वर्क डन की वैल्यू एफ डी एक्स की इंटीग्रेशन, तो क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से x, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3x डी एक्स 0 से x, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x² 2, लिमिट पुट करेंगे 0 से x, तो ठीक है 5x माइनस 3x² 2, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड, सेकंड पार्ट का ऐसे करी थी मैं, दैट मास इज इक्वल्स एफ फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब इनिशियल है तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो मतलब जो इक्वेशन दैट 5 इज इक्वल्स टू मतलब 5/2 आ गया एक्सेलरेशन। बिल्कुल बढ़िया। तो थर्ड पार्ट करी थी, अभी किया नहीं था अभी। करो। सर इसको हम ऐसे कैलकुलेट किया मैंने, तो भी मैंने इसकी पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर ली x पे कितनी है। हम्म तो x पे इसकी आ जाएगी 5/5 माइनस 3x। हम्म तो हाँ इतनी एक्सेलरेशन आ गई। तो फिर उसके बाद मैंने v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as लगा दिया। वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2s कब लगता है? हो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? वर्क एनर्जी एंड पावर। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? सबसे काम की चीज। कि वर्क डन इज इक्वल्स वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इज cos थीटा, और वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम, वो लगा ना। हाँ ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने x इज इक्वल टू 0 पे रिलीज किया, हाँ वहां स्पीड 0 है, ठीक है। हाँ जी। ये मोशन के दौरान इस पे एक फोर्स लग रही है 5 - 3x, तो हाँ जब जी। ये किसी x पे पहुंच गया तो इसकी स्पीड बतानी है। तो इस पोजीशन ए से इस पोजीशन बी तक जाने में जो भी वर्क हुआ वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। हाँ जी। तो फिर फायदा क्या हुआ मेरा वर्क कैलकुलेट करने का? 5x माइनस 3x² 2, ये वर्क डन होगा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मास दे रखा है, मास को 2 पुट कर दिया है मैंने, राइट। हाँ जी। तो ये आ गई स्पीड उसकी। ठीक है। हाँ जी। इसका fx ग्राफ कैसा होगा?
का एफएक्स ग्राफ तो एक मिनट, इसका पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप, है ना। हाँ जी ऐसे। तो x इज इक्वल टू 0 पे फोर्स 5 थी, है ना। हाँ जी इक्वल टू 5/3 पे जाके फोर्स 0 होने वाली है, क्यों। हाँ जी तो जब तक x की वैल्यू 5/3 से कम है तो फोर्स पॉजिटिव आएगी, जब x की वैल्यू 5/3 से ज्यादा है तो फोर्स नेगेटिव, नेगेटिव आएगी। हाँ जी तो यानी कि शुरू में फोर्स इधर लगेगी, बाद में फोर्स इधर लगनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी। तो अगर मैंने इसको x इक्वल टू 0 पे छोड़ा तो ये कब तक स्पीड अप करेगा। 5/3 तक, उसके बाद उसके बाद डीएक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। स्लो डाउन करना शुरू कर देगा, है ना। हाँ जी। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। हाँ जी, क्या सोच रही है। मैंने ये सोचा था अभी, पहले वो उसकी जो पहले वो इंक्रीज करेगा 0 से 5/3 तक, तो 0 से 5/3 तक मैं उसका वर्क डन कैलकुलेट कर लूँ, हम्म। तो फिर उसके बाद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाँ, तो सीधी सी बात है कि इट इज गोइंग टू स्पीड अप टिल 5/3। सो मैक्सिमम स्पीड अकर्स एट x इज इक्वल टू, 5/3। तो x इज इक्वल टू 5/3 तक का वर्क डन निकाले और उसको काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दे। अदरवाइज मजदूरी छोड़, ये हमने निकाल रखा ऑलरेडी कि भैया किसी x पे भी कितना आता है, निकाल रखा है ना। हाँ जी इस पे x को 5/3 पुट कर दे। ठीक है। वो सारा काम तो कर लिया ना हमने यार, वर्क डन भी हाँ निकाल जी लिया हमने, तो दोबारा दोबारा थोड़ा करेगी। सही सोच रही थी बिल्कुल, लेकिन
देख ना कि हमने कैलकुलेशन तो करके रख ली ऑलरेडी। हाँ जी। तो 25/9, नहीं 25/6 का अंडर रूट है ना। ना क्या आएगा, मैंने कैलकुलेशन नहीं की अभी। एक मिनट, मैं नोट कर लूँ बस। नोट क्या करना है, तू खुद सॉल्व तो कर रही थी। हाँ मैंने मतलब पेज पे सॉल्व करी थी। हाँ जी, डन। कर लिया। हाँ जी। Find the maximum displacement of the object in the x direction. Find the maximum displacement of the object from origin. इसके लिए क्या करेगी? के लिए हम्म। एक मिनट। क्या वो चलते ही चला जाएगा एक्स डायरेक्शन में? नहीं, कभी रुकेगा भी। क्यों? कभी तो पता ही है, वापस भी तो वो आएगा। हाँ क्यों आएगा, पूछ रहा हूँ ना। हाँ, वापस।
x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 5/3 तक फोर्स किधर लग रही है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसके बाद? इसके बाद नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रही है। हाँ, तो फिर इसका क्या इफेक्ट होगा? ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ दिया तो यहाँ तक जाते जाते स्पीड अप करेगा। हाँ जी। क्यों? हाँ जी। फिर यहाँ पे जाके मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी उसकी। हाँ जी। फिर फिर वो रिटार्ड करने लग जाएगा। हाँ, तो रिटार्ड करेगा, तो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाएगा। स्लो डाउन करके रिटार्ड करते करते कहीं उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाँ जी। जहाँ उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी वहां से वापस टर्न बैक कर जाएगा। हाँ जी। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई कि नहीं? वही। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी? जहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी, है ना? हाँ जी। इसको ऐसे समझ, अपने को एक्स का मैक्सिमा निकालना है हाँ जी। तो dx/dt 0 चाहिए, हाँ जी। यानी वेलोसिटी 0 चाहिए। कोई भी चीज का मैक्सिमा निकालना होता है तो उसका डेरिवेटिव 0 चाहिए होता है, हाँ जी। यानी वेलोसिटी 0 चाहिए। तो वेलोसिटी को 0 पुट कर देते हैं। वेलोसिटी और एक्स में रिलेशनशिप ऑलरेडी है मेरे पास, हाँ जी। ये है ना। हाँ जी। इसको 0 पुट कर देते हैं। यहाँ से x कॉमन आ गया, हाँ जी। या तो x 0 या फिर x इज इक्वल टू 10/3, है ना। हाँ जी। तो अपने को दिख ही रहा x इज इक्वल टू 0 पे भी वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि मैंने रेस्ट से छोड़ा ही था यहाँ पे। और x इज इक्वल टू 10/3 पर भी उसकी वेलोसिटी 0 आ रही है। ठीक। हाँ जी। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? x इज इक्वल टू 10/3। ठीक है। क्लियर? हाँ जी। में एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द रीजन इन विच ऑब्जेक्ट विल बी एबल टू मूव। मैंने उसको x इज इक्वल टू 0 पे छोड़ दिया, ये क्वेश्चन की बिगिनिंग में दिया हुआ था ना। हाँ जी। एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड एट रेस्ट एट ओरिजिन, है ना। हाँ जी। ये में दिया हुआ था, इस ऑब्जेक्ट को मैंने रिलीज कर दिया एट रेस्ट एट ओरिजिन। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ? फाइंड द रीजन इन विच द ऑब्जेक्ट विल बी एबल टू मूव। मतलब x की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, मतलब कहाँ कहाँ वो पाया जाएगा छोड़ने के बाद। तो इसका तरीका समझो आप। हमने उसकी वर्क एनर्जी थ्योरम से काइनेटिक एनर्जी निकाल ली थी, जिसकी वैल्यू इतनी आ गई थी। क्यों? हाँ जी। हम्म। हाँ जी। अब ये जो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाली, ये ध्यान से देखें, हाफ mv²। m एक पॉजिटिव नंबर है मास, और v का स्क्वायर है तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। हाँ जी। तो हाफ mv² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हाँ जी। दैट मीन्स 5x माइनस 3x² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो 0 होगा। होना चाहिए। x कॉमन लेता हूं तो 5 माइनस 3/2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ जी। अब दो एक्सप्रेशंस हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब होता है? दो नंबर्स का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब होता है? दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? जब या तो दोनों पॉजिटिव हो, या दोनों नेगेटिव हो। है ना। हाँ जी। इधर x greater than equal to 0 and 5 minus 3/2x greater than 0, और दोनों ही लेस देन 0, है ना। क्यों? हाँ जी। यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि x 0 से बड़ा हो एंड
करिए सॉल्व इसको। आता है सॉल्व करना? या फिर 10/3, हाँ, क्या लिखूं? या फिर 10/3 से बड़ा हो, छोटा हो। एक का रुक, ग्रेटर देन इक्वल टू कौन लगाऊं या लेस देन इक्वल टू लगाऊं? लेस देन इक्वल टू। पक्का? पक्का। ठीक है, तो या तो x 0 से बड़ा हो एंड 10/3 से छोटा, मतलब 0 से 10/3 के बीच में हो। हाँ जी। यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? x लेस देन इक्वल टू 0 हो एंड इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा? ग्रेटर देन मिलेगा, 10/3 ग्रेटर देन। अब ये तो संभव ही नहीं है। हाँ जी। क्यों? हाँ जी। मैं पूछ रहा हूँ क्यों, तू कह रही है हाँ जी। नॉट पॉसिबल, क्योंकि x 0 से कैसे बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर वो 10/3 पर, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाती है, वो रुक जाता है वहां पे। बेटे यहाँ पर देख, ये कह रहा है कि या x 0 से छोटा हो एंड 10/3 से बड़ा हो। क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो 0 से छोटा और 10/3 से बड़ा हो? नहीं। इसलिए नॉट पॉसिबल है ये, है। है ना? तो सामने देख जो लिखा हुआ है, x लेस देन इक्वल टू 0 एंड x greater than equal to 10/3. Can you have a number which is less than 0 and at the same time it is greater than 10/3? नो। No. So this is not possible, so this is possible, right? So that means the object will be found in this region 0 से 10/3। और ये अपने को दिख भी रहा था, ना, 0 पे भी हाँ जी। वेलोसिटी थी, 10/3 जा पहुंचते पहुंचते भी वेलोसिटी 0 होगी। तो ये 0 से 10/3 के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, ऐसे आगे फ्रंट बैक मूव करता रहेगा, लेकिन कभी x इक्वल टू 0 से लेफ्ट में नहीं जाएगा और कभी x इक्वल टू 10/3 से राइट में नहीं जाएगा। ठीक है? हाँ जी। ठीक है, इतना बहुत है आज के लिए। इसको कर अच्छे से प्रैक्टिस एक बार। ये बेसिक जो मैंने ये आज क्वेश्चन करवाया ना लास्ट, ये और वर्क एनर्जी थ्योरम की जो एलिमेंट्री मैंने तेरे को एप्लीकेशन समझाई है वो समझ एक बार, फिर इसको अगले लेवल पे लेके चलूंगा तेरे को मैं। ओके। ठीक है बेटे। बाय सर। बाय बेटा।